Hello everyone. In today's class, we'll discuss what's the difference between UN Red and UN Red Plus. Now this is an environment topic. Okay. Now the thing is UN Red और Red Plus के बीच में वो क्या डिफरेंस है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फुल फॉर्म ऑफ रेड इज रिड्यूसिंग emissions from deforestation and forest degradation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. जो टॉपिक जो है वो फॉरेस्ट का टॉपिक है. तो ये दोनों कहाँ से आए हैं, डिफरेंस क्या है और इंडिया रिलेटेड क्या है, तो ये जब सारे चीज़ जो है इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूएन रेड, एक एक करके हम कवर करेंगे. पहले रेड क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एस्टेब्लिश इन 2008. ठीक है, दैट इज द ईयर. Basically, it is the United Nations knowledge and advisory platform. So this is the keyword, platform on forest solutions to climate crisis. जो climate crisis हो रहा है, deforestation हो रहा है, तो उसको solve करने के लिए एक platform है. In simple words, it is a multilateral body. आप ऐसे कह सकते हैं कि it is a multilateral body. पार्टनर करता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ. दिस इज अनदर कीवर्ड, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ नहीं, ओनली डेवलपिंग कंट्रीज के साथ पार्टनर करता है और उन्हीं को सपोर्ट करता है टू सपोर्ट देम इन एस्टैब्लिशिंग द टेक्निकल कैपेसिटीज नीडेड टू इम्प्लीमेंट रेड प्लस. नाउ ये रेड प्लस क्या है मैं बताऊंगा अभी. एंड मीट द UNFCCC रिक्वायरमेंट्स. बेसिकली होता क्या है, ये एक बॉडी है जहाँ पे वो बात करते हैं ऑन फॉरेस्ट सॉल्यूशंस और हेल्प करते हैं to whom, to the developing countries to implement रेड प्लस. इसका मतलब रेड प्लस एक स्कीम है. ठीक है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेड प्लस एक स्कीम है जहां पे आप अगर कुछ काम करेंगे तो कंट्रीज को इंसेंटिव्स मिलेगा, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में. इंसेंटिव्स मिलेगा. तो बेसिकली अगर एक सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूं तो रेड एक मल्टीलेटरल बॉडी है या फिर एक प्लेटफॉर्म है. ओके, और रेड प्लस जो है वो एक इंसेंटिव वाला स्कीम है. आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. ओके, इट इज काइंड ऑफ ए स्कीम. फाइन. सो रेड प्लस इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इन्हीं तीन, ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु ब्रॉट अप दिस UN रेड प्रोग्राम. काम क्या है, जैसे कि हमने अभी बात किया, तो गोल इज टू कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट सॉल्यूशंस. जो आज के डेट में क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो कैसे उस क्लाइमेट क्राइसिस से हम उभर के आए और फॉरेस्ट सॉल्यूशंस दें. ठीक है, नाउ ये हो गया कॉन्सेप्ट. अभी हम बात करेंगे द फैक्चुअल डेटा, जो कि आपको याद करना है एग्जाम के लिए. क्रिएटेड इन 2008. ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू द UNFCCC डिसीजंस ऑन द बाली एक्शन प्लान एंड रेड प्लस एट द UNFCCC COP13. तो COP13 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि रियो से आया था 2007 में, एक बात हुई थी और उसी बात के रेस्पॉन्स में एक साल बाद 2008 में ये क्रिएट हुआ था. तो आपको बस याद करना है कि 2008 में क्रिएट हुआ था. अंडर द बाली एक्शन प्लान इट वाज रिजॉल्व्ड दैट, बाली मीन्स 2007. ठीक है, यहाँ पे 2007 COP13. अंडर द बाली एक्शन प्लान इट वाज रिजॉल्व्ड at COP13 that RED will be incorporated in the post 2012 framework with details to be established at COP15, that is 2009 कोपेनहेगन. तो बात हुई थी कि ये जो रेड है ये बेसिकली पोस्ट 2012 के बाद के फ्रेमवर्क में ऐड होगा, और जो डिटेल्स है वो 2009 में, दैट इज कोपेनहेगन में जो COP15 हुआ था UNFCCC का, उसी में डिटेल्स आ जाएंगी. सो दिस प्रोग्राम हैज इट्स ओन सेक्रेटेरिएट एट जिनीवा, स्विट्जरलैंड. फाइन. तो ये बेसिकली UN रेड का जो टेक्निकल काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये इसी बारे में बात करते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज UN रेड प्लस. नाउ बेसिकली चीज़ें सेम ही है, मतलब उनका गोल सेम है, बट UN रेड प्लस क्या है, इट इज़ अ UNFCCC नेगोशिएटेड फाइनेंस मैकेनिज्म
फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन पुअर कंट्रीज, और हम बात कर सकते हैं इसको डेवलपिंग कंट्रीज भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और अगर एक बेसिक और सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इट इज़ नथिंग बट ए स्कीम, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट ए स्कीम जहाँ पे कंट्रीज, और जब मैं कंट्रीज की बात करता हूं तो इट इज़ डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं कि कैसे हम डिफॉरेस्टेशन को कम करें, और पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करोगे, लाइक जैसे कि एक प्राइज मिलता है, जब आप अच्छे से काम करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा। सो इट एम्स टू इंसेंटिवाइज, दिस इज द कीवर्ड, द डेवलपिंग कंट्रीज, अनदर कीवर्ड, to reduce emissions from deforestation and forest degradation, conserve forest carbon stocks, sustainably manage forest and enhance forest carbon stocks। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि आप जितना फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक बढ़ाएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड फ्रॉम UNFCCC, सिंपल। सो इट इज़ अ वॉल्यूंटरी क्लाइमेट मिटिगेशन वर्क। ये वॉल्यूंटरी है, ऐसा नहीं कि आप UNFCCC में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ और यू आर ए पार्टी टू द UNFCCC तो ये मैंडेटरी बन जाता है कि UN रेड प्लस में पार्टिसिपेट करना ही करना है, वैसा नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ वॉल्यूंटरी। फाइन, अब इसका एक हिस्ट्री देखते हैं, कहाँ से ये हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुआ था। जैसे कि हमने बात किया कि जो UN रेड है वो 2008 से आ गया था, ठीक है। अब देखिए 2 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले टू बी एग्जैक्ट, रेड प्लस का नेगोशिएशन चालू हो गया, बात करना शुरू हो गया। सो रेड प्लस वाज नेगोशिएटेड अंडर UNFCCC COP11 मॉन्ट्रियल में 2005 से। सी नो नीड टू रिमेंबर कॉप नेम, जस्ट रिमेंबर द ईयर, बिकॉज UNFCCC एवरी ईयर हुआ है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर COP21 2015 पेरिस, तो उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरू हो गया कहाँ से, 2005 से द नेगोशिएशंस स्टार्टेड, ठीक है। नाउ 2013 में, ठीक है, 2013 जो कि वॉर्सो पे हुआ था UNFCCC का कॉप, उसको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आया और एक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन है जिसको हम बोलते हैं वॉर्सो फ्रेमवर्क ऑन रेड प्लस, ठीक है। तो उसी में इसी रेड प्लस का सारे मॉडलिटीज़ कैसे होगा, क्या होगा, एवरीथिंग स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मतलब ये जो वॉर्सो फ्रेमवर्क ऑन रेड प्लस अडॉप्ट हुआ, इट इंक्लूडेड दीज थिंग्स, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप काम अच्छे से करोगे, इसी स्कीम पे अगर अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस मिलेगा, दैट इज नथिंग बट इंसेंटिवाइजेशन। मोडलिटीज़ फॉर नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसा नहीं, देखिए ये एक स्कीम है, ठीक है। ऐसा लाइक हम जब बचपन में हम स्कूल में खेलते हैं तो हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमको एक प्राइज़ मिलता है, तो उस पार्टिसिपेशन में जो गेम होता है तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होती है कि कोई सही से खेल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे भी वैसा मॉनिटरिंग है, नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो तो आप कुछ भी आके बोल सकते हैं, तो देयर इज अ प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, उस हिसाब से आपको मिलेगा इंसेंटिवाइज, ठीक है। टेक्निकल असेसमेंट है, आपका एमिशन, आप कितना एमिशन हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, हर चीज़ यहाँ पे मेजरमेंट और मॉनिटर किया जाएगा। सो मॉडलिटीज फॉर मेजरिंग, मॉनिटरिंग, वेरीफाइंग सही है या नहीं, एवरीथिंग, ठीक है। ये सब वॉर्सो फ्रेमवर्क ऑन रेड प्लस में एडॉप्ट हो गया। नाउ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, इसी वॉर्सो में, इसी 2013 में और एक फ्रेमवर्क आई थी, वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में भी था, उसी का एक हिंट देता हूँ, अभी रिसेंटली उसका एक फंड आया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उसी वॉर्सो 2013 में और एक फ्रेमवर्क आया था, वो क्या था, उसका नाम क्या था। फाइन, UNFCCC रूल बुक ऑन रेड प्लस फाइनली कंप्लीट हुआ पेरिस में। आपको याद करना पड़ेगा कि पेरिस में फुल फ्लेजेड फाइनल कंप्लीशन हुआ। 2013 में एक प्रोग्राम बना और वो फ्रेमवर्क बन गया, लेकिन फुल फ्लेजेड अगर बात किया जाए तो फाइनल कब हुआ, तो वो पेरिस में ही हुआ है, COP21 में, वेयर ऑल द आउटस्टैंडिंग डिसीजंस रिलेटेड टू रेड प्लस वेयर टेकन। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि
जब ये डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं तो एक लेवल भी तो होना चाहिए, पास कौन हुआ फेल कौन हुआ। जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में 100 मार्क्स होता है, तो एक हमारा बचपन में रहता है कि 35 अगर क्लियर करोगे तो भी आप पास हो। मैं एक लाइक एक बेसिक चीज़ें से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल है, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FRL। तो इसी लेवल, यही वही बेस है, तो इसी लेवल के हिसाब से ही मॉनिटरिंग होता है, इसी लेवल के हिसाब से सब कुछ होगा। आपको जो इंसेंटिवाइजेशन किया जा रहा है, जो कि आपको रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस मिलेगा, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट लेवल, वेदर यू आर क्लियरिंग दैट लेवल और नॉट। उसी लेवल का नाम है नेशनल फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल और नेशनल फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन लेवल, जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो लेवल है इट इज़ रिलेटेड टू रेड प्लस। सिंपल आपको याद करना है कि जो रेड प्लस में जो आपको पेमेंट्स मिलेगा, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस FRL। इस FRL के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो, वो एमिशन लेवल के हिसाब से, मतलब एक बेसिक लेवल है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको वो इंसेंटिवाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। सो ये जो चीज़ है FRL, ये कब अडोप्ट हुआ था? ये UNFCCC ने अडोप्ट किया 2010 में, दैट इज COP16 कैनकन में हुआ था, ठीक है। कैनकन इज इन मेक्सिको। तो अडोप्ट हुआ था, ये एक माइलस्टोन डिसीजन था ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सो ये डिसीजन क्या हुआ, ये डिसीजन ने एनकरेज किया डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप डेवलप कीजिए नेशनल फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन लेवल, ठीक है। आप अपना अपना रेफरेंस लेवल कीजिए, उस लेवल के हिसाब से ही मॉनिटर किया जाएगा और रिव्यू किया जाएगा, ओके। सो दिस सर्व एज बेंचमार्क फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेड प्लस इन ए कंट्री। जैसे कि मैंने बोला, आपका परफॉर्मेंस कैसे आप कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट तो कर लिए, लेकिन आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस लेवल FRL, ठीक है। A country that undertakes the activities reducing emissions from deforestation or reducing emissions from forest degradation will use this reference level as the benchmark to assess the progress of its performance। तो ये एक बेंचमार्क के जैसा लिया गया है, और आपका जो परफॉर्मेंस है, हर कंट्री का जो परफॉर्मेंस है, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस रेफरेंस लेवल, ठीक है। So the RED plus results compare greenhouse gas emissions during the implementation against the forest emission reference level। तो आपका जो रिजल्ट, आप बोल रहे हो कि मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना पेड़ लगाया है, अगर आप बोल रहे हो तो ऑल डिपेंड्स ऑन, लाइक उसको कंपेयर किया जाएगा इस रेफरेंस लेवल के साथ। जैसे कि मैंने बोला, अब 100 में से अगर 35 इज द पास मार्क, अगर आप 75 रखते हो, एक आदमी 75 रखता है, एक आदमी 95 रखता है, तो इसी रेफरेंस लेवल से मेजरमेंट किया जाएगा कि कौन कितना परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। ओके, सो टू पार्टिसिपेट इन रेड प्लस कंट्रीज, यहाँ पे जब मैं कंट्रीज की बात करता हूँ तो इट इज़ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। प्रीलिम्स में केयरफुल रहना, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मैंडेटरी है कि दे हैव टू डेवलप ए फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल। जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे डेवलप करेंगे अपना अपना लेवल, विच आर बेंचमार्क्स फॉर असेसिंग देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ अभी और एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जब हम इसकी बात करते हैं कि हाँ FRL हो, एवरी कंट्री विल मेक देयर ओन FRL, तो जाहिर सी बात है, तो एक तो बेस होना चाहिए ना। इफ देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, तो सब अपना अपना अगर अपने हिसाब से बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो एक बेस है, जिस बेस के हिसाब से एवरी कंट्री विल मेक द FRL। तो वो बेस क्या है? सिंपल, वो बेस है गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस। ये एक डॉक्यूमेंट है 2003 में। किसने बनाया था? IPCC ने बनाया था, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इसी डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा है। So you have to follow this document. As per this document, make your own FRL. Very simple. Okay. अभी IPCC क्या है? IPCC एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज। किसने किया है? WMO ने किया है, दैट इज वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों साथ मिलकर किए थे। कब किए थे? 1988 में किए थे। क्या करता है? कुछ नहीं, सिंपल रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। रिपोर्ट्स निकालता है, कौन सा रिपोर्ट्स निकालता है? उसको बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट्स।
अभी रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट न्यूज़ में है, आप कवर कर लीजिएगा, बिकॉज अभी रिसेंटली इनका एक रिपोर्ट आया है आईपीसीसी का. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आईपीसीसी डज देयर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स? द आंसर इज नो. नो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स. वो अपना खुद का रिपोर्ट नहीं निकालते हैं, वो दूसरों के रिपोर्ट को एसेस करके कंपाइल करके अपना असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं. सो रिसेंटली द 6th असेसमेंट रिपोर्ट न्यूज़ में था. आई वुड सजेस्ट कि जस्ट गो थ्रू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी. ओके, नाउ ये जो अभी हमने बात किया, वी टॉक्ड अबाउट this good practices guidance, right? This good practices guidance of 2003. Now ये good practices guidance में ये सब लिखा है कि there are 5 types of carbon pools. अभी recently I guess last year और last to last year question something related to carbon pool आया था, not directly this but something related आया था. तो जो IPCC का जो ग्रीन हाउस GPG है, गाइडेंस का जो डॉक्यूमेंट है, सो 2003 का है. ये डिफाइन करते हैं देयर आर 5 कार्बन पुल्स: अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, लेटर, डेडवुड एंड सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. ओके, ये बिलो है, रूट्स वगैरह बिलो में आते हैं. ये अबव बायोमास है, डेडवुड है, लेटर है, ठीक है. ये सॉयल कार्बन है, जो न्यूट्रिएंट्स रहता है सॉइल में, तो वो सब. नाउ अब यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं बुक से या फिर इंटरनेट से कार्बन साइकिल. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट स्टिल देन यू कैन जस्ट गो थ्रू. हम स्कूल में भी पढ़े हैं एनसीईआरटीज में. ओके, व्हाट इज कार्बन साइकिल? फाइन. नाउ ये जो 5 चीज़ है कार्बन पूल, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है. दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ FRL, फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल, जो इंडिया बनाएगा. ये सब पैरामीटर ऐड होता है. लेकिन आपको एक चीज़ रिमेंबर करना है कि यहाँ पे जब हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बट व्हेन इट कम्स टू रेड प्लस, एज ऑफ नाउ इंडिया में ओनली CO2 गैस हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ FRL. रिमेंबर, दिस इज अ प्रीलिम्स पॉइंट. ओके, फाइन. नेक्स्ट, तो ये सब आप एक बार देख सकते हैं कि जो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट. नथिंग मच रेलिवेंट. फाइन, कुछ MCQs ट्राई करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग: ग्रासलैंड्स, फाइटोप्लैंक्टन, ओशन कार्बन स्टोरेज, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट. व्हिच ऑफ द अबव आर कवर्ड करेंटली अंडर द रेड प्लस स्ट्रैटेजी? रेड प्लस क्या है? रेड प्लस एक स्कीम है, काइंड ऑफ ए कंपटीशन है. अगर आप अच्छे से डिफॉरेस्टेशन को रोकोगे तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. नाउ कौन सा ऐसा काम है, क्या ये वो काम इंक्लूडेड आता है? क्या आप कोई भी अगर ग्रासलैंड्स पे काम करते हैं, या फिर फाइटोप्लैंक्टन में प्रोडक्शन में काम करते हैं, या फिर ओशन में काम करते हैं, क्योंकि ओशन ऑल्सो वर्क्स एज ए कार्बन स्टोरेज. अगर आप फॉरेस्ट के बाहर ट्रीज लगाते हैं तो वो भी तो अच्छा चीज़ है, लेकिन क्या ये सब कवर होता है रेड प्लस स्ट्रैटेजी पे? आंसर इज नन. ये सब आर नॉट कवर्ड. So this becomes a prelims pointer. These are not covered. Remember, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं. These are not covered. Very important point. Next question. Consider the following with reference to trees. TREES कैपिटल में है. That is the red plus environmental excellence. Now the thing is, see, I brought this thing. यू कैन से कि ये डायरेक्टली तो अपने बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये रेड प्लस के साथ रिलेटेड है, सो यू नेवर नो, दे मे आस्क यू इन पेपर. आंसर स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड फॉर द मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शंस एंड रिमूवल्स फ्रॉम रेड प्लस एक्टिविटीज़ एट ए ज्यूरिसडिक्शनल एंड नेशनल स्केल. मतलब ये बोल रहा है कि ये जो चीज़ है, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड है, जिसको फॉलो करके हम मॉनिटर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. किसके लिए? रेड प्लस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है. सेकेंड इज ट्रीज इज कंसिस्टेंट विद UNFCCC डिसीजंस इंक्लूडिंग द पेरिस एग्रीमेंट, वार्सो फ्रेमवर्क एंड कैनकन सेफगार्ड्स. कैनकन सेफगार्ड 2010 में UNFCCC के अंदर में आया था, ठीक है. नाउ द थिंग इज,
इफ़ यू डू नॉट नो वी मे फील कि हाँ ये दोनों काफ़ी सही लग रहे हैं, लेकिन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये यूनेप का नहीं है, दिस इज नॉट यूनेप्स। ट्रीज जो है ये बेसिकली आर्ट का है, ART। आर्ट क्या है? आर्किटेक्चर फॉर रेड प्लस ट्रांजेक्शन। ये एक बाहर का चीज़ है, लाइक NGO आप बोल सकते हो कि ये वॉलंटरी अलग सा इनिशिएटिव है। The architecture for RED plus transactions is a global voluntary initiative that seeks to incentivize governments। तो ये क्या करता है, ये अलग से बाहर का एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन देयर रेड प्लस एक्टिविटीज, वेरी सिंपल। ठीक है, तो उन्हीं का जो आर्ट है, ये एक इनिशिएटिव है, उनका एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है ट्रीज। So it is ART standard for quantification, monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions from RED plus activities. Very simple। और जाहिर सी बात है ये बाहर से काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल तो सेम ही है सबका। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट विथ UNFCCC। आई एम नॉट सेइंग इट इज अंडर UNFCCC, नो, इट इज कंसिस्टेंट विथ UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट, वार्सो फ्रेमवर्क, जो भी UNFCCC के साथ जो चीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कंसिस्टेंट है, गोल मैच करता है। सो अगर मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट की जगह अंडर लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये अंडर नहीं आता, ये हेल्प करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट करता है। द करेक्ट वर्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करता है या फिर कंसिस्टेंट है। ओके, सो द आंसर इज 2 ओनली। सो दैट्स इट फॉर द रेड एंड रेड प्लस। आप इसका नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर UPSC प्रीलिम्स। थैंक यू।